हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 13, जो मैंने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की है पीजीटी कॉमर्स के लिए। और ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 to 12 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और उनकी जो वीडियोस है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 13 को। So first question is variables whose measurement is done in terms such as weight, height, length are classified as। देखो, अब आपको पता है अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स में उसकी वेरिएबल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स भी होते हैं और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए वो होल नंबर्स में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 होल नंबर्स में होते हैं। जबकि अब आप ये देखिए जो हमारा वेट है, हाइट है, लेंथ है, ये जैसे अब वेट किसी का क्या हो सकता है 63.5 kg भी हो सकता है ना। अब देखिए लेंथ का भी ऐसे हो सकता है, हाइट का भी ऐसे हो सकता है, तो ये पॉइंट्स में आ जाता है। तो ये होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। तो आपने ध्यान रखना है जो वेरिएबल्स को हम लोग वेट, हाइट, लेंथ वगैरह मेजरमेंट करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। और आप लोगों के लिए बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर एक कर्टेसीज होता है, स्टैट्स के हैं कुछ क्वेश्चन फिर मिक्स भी होंगे बीच में। कर्टेसीज होता है जो फ्रीक्वेंसी कर्व विच लुक्स मोर पिक्ड देन नॉर्मल कर्व और बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड एज। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो कर्टेसीज के 3 डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करते हैं, देखिए ये इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो बिल्कुल फ्लैट होता है, अगर तीनों के मुकाबले जो सबसे मतलब अगर हम देखें जिसकी सबसे कम पीक होती है दैट इज प्लैटिकर्टिक। फिर आता है हमारा मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही है रिलेटेड, ठीक है। और जिसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या मेसोकर्टिक से हाई होती है दैट इज लेप्टोकर्टिक, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्लैटिकर्टिक आपको पता होना चाहिए जिसकी पीक जो है सबसे कम होती है। देखो पिकनेस दिखाता है कर्टेसीज, कर्टेसीज में आप ये देखिए जिसकी सबसे कम है तो वो कौन सा है, हमारा प्लैटिकर्टिक है। और मीडियम है जिसकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है मेसोकर्टिक। और जिसकी सबसे ज़्यादा है पीक दैट इज लैप्टोकर्टिक। तो हमसे यही पूछा था फ्रीक्वेंसी कर्व विच लुक्स मोर पिक देन नॉर्मल कर्व बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा आंसर क्या आएगा, लैप्टोकर्टिक। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में तीनों टाइप के पता चल गए और आपने इसको अच्छे से ध्यान भी रखना है। ओके, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। कॉमर्स से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। ओके, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबिलिटी विच इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल इज कंसीडर्ड एज। देखो आपके जो थर्ड क्वार्टाइल है उसको हम Q3 लिखते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल को Q1 लिखते हैं, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। आप लोगों को ये चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, तो ये हमारा क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन कैटेगरीज ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर क्लासिफाइड एज। देखो आपको पता होगा स्टैटिस्टिक्स में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ते हैं जो कि क्या दिखाते हैं कि कितना स्कैटर्ड है हमारा डाटा, ठीक है। यानी कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कि रेंज पढ़ते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना। तो अब आप में इसमें जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होते हैं उसको हम लोग 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज एब्सोल्यूट एंड द सेकेंड इज रिलेटिव मेजर। ओके, तो जो एब्सोल्यूट होते हैं जैसे कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और रिलेटिव में इनके कॉफिशिएंट की बात की जाती है जैसे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होना चाहिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, मीडियन, मोड, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स ऑल आर कंसीडर्ड एज मेजर्स ऑफ। आप लोगों को पता होगा मीडियन, मोड, डिसाइल्स, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, परसेंटाइल पी से, ये सारे हमारे पोजिशनल एवरेज हैं। कौन सा है? पोजिशनल एवरेज। आपको रखना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि पोजीशन से ही हम इनके एवरेज निकालते हैं ना, पोजीशन के थ्रू ये निकाले जाते हैं। तो ये जो मीडियन, मोड, डिसाइल, परसेंटाइल, ये जो है कि सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? एवरेज ऑफ पोजीशन होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन 12 है। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है। तो आपको निकालना है सम ऑफ वैल्यूज, ऑल वैल्यूज। आपको पता है ना, हमारा जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्वेश्चन में मीन यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है। अब आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है और एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास समीशन ऑफ x 360 आ जाएगा, यानी कि जो सम है ऑल ऑब्जर्वेशंस का, वैल्यूज का, दैट विल बी 360। ओके, तो ये आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट है, वाइल चूजिंग द सेकेंडरी डाटा विच करेक्टरिस्टिक शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन। जब सेकेंडरी डाटा की अगर हम बात करते हैं, देखो बेसिकली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, एक तो होता है हमारा प्राइमरी डाटा। ओके, एक क्या होता है हमारा? प्राइमरी डाटा। एक हमारे पास होता है सेकेंडरी डाटा। तो जो प्राइमरी डाटा होता है वो हमारी होती है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा में जो आपका ऑलरेडी पब्लिश्ड डाटा है उसको आप यूज़ करते हो। तो प्राइमरी डाटा आप लोगों की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है जो आप ओरिजिनली खुद कलेक्ट करते हैं, एंड सेकेंडरी डाटा होता है जो पब्लिश्ड डाटा होता है, ऑलरेडी है, अब आप उसका आगे फर्दर यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी आप सेकेंडरी डाटा लेंगे अपने रिसर्च के लिए, जब भी आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस है वो रिलायबल होना चाहिए कि आप उस पर विश्वास कर सके। आपके जो आपका ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का उसके अकॉर्डिंग सुटेबल होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए। तो तीनों के तीनों फीचर्स होने चाहिए। तो हमारा बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ओके, एंड आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। वहाँ पर आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स कोई भी आती है तो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और आपको वहाँ पर मैं अपनी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स व्हाट। क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग? सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि हम अपनी इनकम के सोर्स को छुपा रहे हैं। सेकंड दिया हुआ है कि मनी जब हम क्रिमिनल सोर्सेज से करते हैं तो वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग, और या फिर अनडिस्क्लोज फॉरेन सोर्स से। और डी आपको दिया है कि ऐसा मनी जो आपने इलीगली क्या किया है, किसी भी इलीगल वर्क से क्या किया है, उसको कमाया है, लेकिन आप उसको शो ऐसा कर रहे हैं कि वो आपने लेजिटिमेट सोर्सेज यानी कि लीगल सोर्सेज से लिया है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है इसका मीनिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि जो आपने इलीगल मनी कमाया है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो ऐसे दिखे कि वो लेजिटिमेट सोर्सेज यानी कि लीगल सोर्सेज से आया है। तो ये होता है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग। आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड इन, देखो डेट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों का वैसे अच्छे से डेट्स के नोट्स आपको बनाने चाहिए जिन लोगों ने नहीं बनाए हैं। तो देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कब नेशनलाइज कर दिया गया था? फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया है जनवरी 1 1949, सेकंड है जून 1 1947, सी है जनवरी 26 1944, एंड डी इज़ जुलाई 1 1950। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको नेशनलाइज्ड किया गया था जनवरी 1 1949 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंस बैंक इन्वॉल्व्स, आपको बताना है प्रेसिडेंस बैंक क्या इन्वॉल्व करता है? बैंक ऑफ मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ द फर्म चार्जेस प्राइस इन ट्यूनिंग विद द इंडस्ट्री प्राइस इट इज़ कोल्ड। देखो, जो हमारा सिमिलर जैसे जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, जिस इंडस्ट्री में आपकी फर्म वर्क कर रही है और आप उसी इंडस्ट्री में जो प्राइस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप प्राइस चार्ज करते हैं तो उसको हम लोग गोइंग रेट प्राइस बोलते हैं, यानी कि जो वहाँ पर चल रहा है रेट उस इंडस्ट्री का वही आप
प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग गोइंग रेट प्राइस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स विद मोर सब्सटीट्यूट्स इंजॉयज। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सब्सटीट्यूट क्या होता है। जैसे अब टी है, टी का सब्सटीट्यूट हमारा क्या है, कॉफ़ी। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कोक और पेप्सी है ना, ये सब्सटीट्यूट है जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। अब आप ये देखिए, इनकी जो डिमांड है ये इलास्टिक होती है। क्यों इलास्टिक होती है? देखो आपको पता है इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि जैसे ही प्राइस में चेंजेस आएगा उस डिमांड में भी क्या आएगा, ऑब्वियस है चेंजेस आएगा ही आएगा। तो अब देखो अगर टी का डिमांड में मान लो अब टी है, उसका प्राइस क्या हो रहा है, हाई हो जाता है, टी का प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो कॉफ़ी है उसके डिमांड में चेंजेस आएंगे, लोग कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये इलास्टिक डिमांड होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर प्रोडक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या होता है कि वो प्रोडक्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट जो है दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सा है ये कॉन्सेप्ट हमारा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो क्या होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर एक का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी। जैसे अभी इसमें आपको देखिए टी और कॉफ़ी, ये सब्स्टिट्यूट के केस में होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि बाय चांस टी का जो है एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होगी। जैसे अब बाय चांस टी है, उसका प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब उसका प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियस है लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड को भी कम कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन। या फिर सपोज कीजिए टी का प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोग टी की बजाय किसको प्रेफरेंस देंगे, कॉफ़ी को। तो ये हमारा आपको पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट्स के केस में होता है। अगर यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या होता, प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि पेन और इंक होते हैं, कार एंड पेट्रोल होते हैं। तो आपको हर चीज़ का अच्छे से क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, CAPART इज रिलेटेड विद। अब ऑब्वियस है सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो जो भी आपको नई चीज़ लगती है क्वेश्चन में उसको साथ के साथ नोट डाउन ज़रूर करना है। तो CAPART का फुल फॉर्म क्या है, द काउंसिल ऑफ, ओके, द काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट, द काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, रूरल टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है, इसका अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये रिलेटेड है असिस्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग करना रूरल वेलफेयर प्रोग्राम्स को। ठीक है, उनकी असिस्ट करना, उनको हेल्प करना और इवैल्यूएट करना जो रूरल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको। ओके, फुल फॉर्म क्या, द काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कब लॉन्च की गई थी। तो ये लॉन्च हुई थी 2000 में। ठीक है, दिसंबर 2000 में, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो कब लॉन्च की गई थी, 2000 में, ताकि जो अनकनेक्टेड हैबिटेशन है, ठीक है, उसको भी कनेक्ट, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए उन सभी को। ओके, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द हेड क्वार्टर ऑफ CAPART। अभी आपसे मैंने लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस किया। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। देखिए आपको बताना है इस क्वेश्चन में विच पेयर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। सबसे पहले एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक ऑब्वियस आप लोगों को पता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फिनेंसिंग का काम करता है, तो ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको हम लोग बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, पता है ना आप लोगों को, क्योंकि RBI जो है बैंक्स को लोन वगैरह भी प्रोवाइड करता है, तो ये बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है। और इसको बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी बैंक बोला जाता है। और IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है ऑब्वियस है वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस देता है। तो ये तीनों के तीनों तो हमारे करेक्ट हैं।
अच्छा, आप एफसीआई का फुल फॉर्म तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, और जबकि इन्होंने सामने लिखा है फिनेंशियल असिस्टेंस टू कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस। तो हमारा जो है यहाँ पर जो हमने लिखा है एफसीआई का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि क्या लिखा हुआ है कि फिनेंशियल असिस्टेंस देता है कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को। तो ये वाला जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला। ओके, जो हमारा करेक्ट बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज, यानी कि जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है उसका अगेन जो है नेम क्या रखा गया था। फर्स्ट है हमारा RLEGP, इसका है फुल फॉर्म रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। IRDP, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ड्यूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद है NREP, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, MNP। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस की गई थी। फर्स्ट है 1947, फिर है 1952, 1955, 1972। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1952 में। ओके, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है इंडिया में वो कब इंट्रोड्यूस्ड की गई थी, 1952 में। नेक्स्ट है कुटीर ज्योति स्कीम इज एसोसिएटेड विद, जो कुटीर ज्योति स्कीम है वो क्या मेन पर्पस है उसका। फर्स्ट है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो विलेजेस में है उसको प्रमोट करना, जो रूरल अनएम्प्लॉयड यानी कि जिनके पास जॉब्स नहीं हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना, रूरल के जो लोग हैं। और सी है हमारा प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल फैमिलीज लिविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन। तो हमारा आंसर यह आएगा कि विद्युतीकरण करना, इलेक्ट्रिसिटी देना रूरल फैमिलीज को जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही हैं। ओके, नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स, कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या कैसे निकालते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है जो नीति आयोग है वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नीति आयोग काफ़ी फेमस है, आपको पता होना चाहिए कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। फर्स्ट है 1948, सेकंड है 1949, फिर है 2015 एंड डी है 1951। तो जो नीति आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2015 में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन कमेटी से रिलेटेड, और जो कमेटी वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जो केलकर कमेटी है उसकी रिपोर्ट किससे रिलेटेड थी। फर्स्ट है टैक्स रिफॉर्म से, बी है फिनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म से, सी है ट्रेड रिफॉर्म से एंड डी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से। तो जो केलकर कमेटी की रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड थी, टैक्स रिफॉर्म से। ओके, टैक्स की रिफॉर्म से। नेक्स्ट है विच कमेटी रिकमेंडेड टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स, ये भी कमेटी से रिलेटेड है। किसने बोला था टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताया हुआ है भूतलिंगम कमेटी, वांचो कमेटी, राज कमेटी, नन ऑफ दिस। तो राज कमेटी जो है इसने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट है फुल फॉर्म, DFEC स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है DFEC का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो DFEC का जो फुल फॉर्म है दैट इज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। क्या है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। नेक्स्ट है EPCG स्टैंड्स फॉर, EPCG का फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट आपको बोला हुआ है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, फिर है एक्सपर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन, एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, फिर है एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स। तो जो EPCG है उसका फुल फॉर्म क्या है हमारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो फुल फॉर्म्स के भी आपको नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। नेक्स्ट है FIEO स्टैंड्स फॉर, FIEO स्टैंड्स फॉर, तो इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। FIO स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस।
नेक्स्ट है CEN VAT स्टैंड्स फॉर। देखो VAT का तो आपको पता है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब आपको CEN का क्या है, सेंट्रल, यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। CEN VAT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट है फुल फॉर्म FRBMA स्टैंड्स फॉर। FRBMA तो इसका फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, और ये इसका मेन पर्पस क्या है, टू एस्टैब्लिश फिनेंशियल डिसिप्लिन टू रिड्यूस, जो हमारा फिजिकल डेफिशिएट होता है उसको कम करना। ठीक है, तो FRBMA फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।